ये दावा है कि ऐसे खतरनाक बम को लेकर जो इंसान को भाप में बदल सकता है। बताया ये जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए कुछ इस तरह के बम का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में आपने हथियारों का खौफ देखा। रूस यूक्रेन युद्ध में आपने मिसाइलों से बर्बादी देखी। रूस यूक्रेन जंग में आपने तोप के गोलों से तबाही देखी। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जो इन सब से ज्यादा तबाही मचा सकती है। ऐसी तबाही जिसके सबूत ढूंढना मुश्किल हो जाए। दावा किया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से इंसान, गाड़ियां, टैंक सब भाप बनकर गायब हो जाएंगे। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बताया गया कि रूस ऐसे खतरनाक बम का इस्तेमाल करने जा रहा है जो कुछ सेकंड में ही इंसान को भाप बना देगा। इस बम के बारे में दावा किया गया कि इससे न सिर्फ इंसान भाप में बदल जाएंगे बल्कि ये बंकर और टैंक को राख में बदल देगा। बताया जा रहा है कि ये ऐसा बम है जो धमाकों के साथ आग उगलता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हथियार और इंसान पल भर में भाप में बदल जाते हैं। धमाकों के साथ इससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि इससे सब जलकर राख हो जाता है। यानी अगर इससे किसी सैनिक को निशाना बनाया जाए तो सिर्फ कंकाल ही बचेगा, बाकी पूरा शरीर जलकर खत्म हो जाएगा। अमेरिका इस तरह के बम को पुअर मैन्स न्यूक या पुअर मैन्स न्यूक्लियर वेपन कहकर पुकार रहा है, जिन्हें थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर कहा जाता है, यानी आग उगलने वाला दानव। यानी ऐसा हथियार जो ब्लास्ट के साथ ही इतनी गर्मी पैदा करता है जिसमें सब जलकर तबाह हो जाता है। बताया गया कि ये जब फटता है तो इससे बहुत तेज शॉक वेव भी निकलती है। रूस के पास ऐसे ही TOS-1 थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर हथियार होने का दावा है, जो एक आर्टिलरी से चलने वाला हथियार है। इसे रॉकेट लॉन्चर की मदद से कहीं भी गिराया जा सकता है। इस हथियार की रेंज 10 किलोमीटर बताई जा रही है, जो धमाके के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा करता है। यही वजह है कि ये जहां गिरता है वहां हर चीज भाप बन जाती है। बताया गया कि इसके इस्तेमाल से 1000 फीट के दायरे में कुछ नहीं बचता, यानी सिर्फ हमला करता है लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ता। ये युद्ध में सबसे घातक हथियार बताया जा रहा है, जिसका रूस की सेना में तैनाती का दावा किया गया। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के अध्यक्ष की तरफ से एक चेतावनी सामने आए हैं। ज़ापोरिज़िया पर हुए हमले को लेकर ये चेतावनी जारी की गई। कहा जो भी हमला कर रहा है वो आग से खेल रहा है, क्योंकि हमलों के लिए रूस और यूक्रेन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग, ये महायुद्ध लगातार किस तरह से खौफनाक मोड़ पर है। डोनेत्स्क से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये भी दावा है कि यूक्रेन के इस इलाके पर रूस की भयानक बमबारी जारी है। ये वही इलाका है जहां रूस ने जनमत संग्रह के बाद रूस के कब्जे का दावा कर दिया था। यूक्रेन की धरती पर खिंची युद्ध की लकीर दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। बारूदी धमाकों का ऐसा शोर सुनाई दे रहा है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आने वाले दिनों में यह जंग और भयानक रूप ले सकती है। कई पड़ावों से होकर गुजर चुकी इस जंग का नया पड़ाव डोनेत्स्क बना है। यूक्रेन की सेना के लगातार हो रहे पलटवार से पुतिन इस कदर तिलमिला उठे हैं कि खेरसौन के बाद डोनेत्स्क को मौत के शहर में तब्दील करने की कोशिशें और तेज हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि
कि डोनेस्क में रूस के हमले इस कदर प्रचंड हैं कि यूक्रेन की सेना में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि मौसम इस वक्त यहाँ यूक्रेन के लिए एक बड़ी रक्षा दीवार साबित हो रहा है। Бої, як раніше на Донеччині, хоча так цієї доби менше, через погіршення погоди кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху і з боями рухаємось. Станом на цей час загалом на Сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції, хто допомагає нашим силам оборони. तो रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन के खार्किव इलाके में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के हथियारों पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद उनके सैनिकों से मुकाबला किया है। दरअसल खार्किव इलाके को रूस की सेना ने खाली कर दिया, लेकिन उनके हथियार यहीं रह गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिक अब रूस के ही हथियारों से उनको जवाब देने में जुटे हुए हैं। तो यूक्रेन ने हथियारों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। रूस के कई सैनिकों के हथियार यहां पर रह गए थे और ऐसे में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अब यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है रूस पर हमले के लिए। बस बीच आपको बता दें कि पूरी जंग एक भयंकर मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन दुनिया भर के देशों की शांति की अपील के बावजूद जंग रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 समिट के दौरान इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द इस जंग का कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन यूक्रेन से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पुतिन ने जो कुछ ठान लिया है वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि डोनेस्क में रूस की सेना की तरफ से भयानक बमबारी की जा रही है। दरअसल डोनेस्क उन्हीं 4 इलाकों में आता है जिन पर जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन खेरसौन की ही तरह पुतिन की सेना अब इस इलाके को तबाह और बर्बाद कर देने पर आमादा है। खबर तो ये भी आ रही है कि इस इलाके में रूस ने ऐसी घेराबंदी की है जिसे तोड़ना यूक्रेन के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन के ये हमले शांति वार्ता में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। Бої, як раніше на Донеччині, хоча так цієї доби менше, через погіршення погоди кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху і з боями рухаємось. Станом на цей час загалом на Сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції, хто допомагає нашим силам оборони. ज़ेलेंस्की के लिए डोनेस्क की लड़ाई सबसे भयानक जंग साबित हो रही है। यूक्रेन की सेना पलटवार की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इस इलाके पर रूस की सेना की पकड़ इस कदर मजबूत हो रही है कि रूस के हर हमले का जवाब देना यूक्रेन के लिए चुनौती साबित हो रहा है। तो डोनेस्क पर लगातार बमबारी क्यों हो रही है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसौन वही इलाके हैं जिस पर कुछ ही दिन पहले जनमत संग्रह के बाद रूस ने कब्जे का दावा किया था। बिल्कुल, अब वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर रूस के हमले का नया केंद्र कौन बन चुका है। 4 शहरों में यूक्रेन की आप देखिए 15% आबादी है और ऐसे में जो पुतिन की सेना है वो लगातार अब इन इलाकों पर टारगेट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनमत संग्रह जो करवाया गया था उसमें खेरसौन पर पूरी तरीके से कब्जा
रूस की तरफ से दावा किया गया था कि कब्जा कर लिया गया है। और तफसील से आगे आपको बताते हैं। दरअसल जिस डोनेट्स्क इलाके को आप देख रहे हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है, ये पूर्वी यूक्रेन का औद्योगिक इलाका है। यानी कि रूस ने जनमत संग्रह यहाँ पर करवाया था। किस तरह से रूस के हमले का ये पूरा नया केंद्र बनकर यहाँ पर सामने आया। बिल्कुल, देखिए, और स्टील केमिकल, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से डोनेट्स्क पर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, या यूं कहें जो ऑयल की, जो केमिकल एंड ऑयल की जो इंडस्ट्रीज है, औद्योगिक इलाका ये बहुत बड़ा है, इसीलिए कहीं ना कहीं अब डोनेट्स्क पर हमले जो है वो तेज हो गए। बिल्कुल, और इसके साथ ही आप देखिए स्टील, केमिकल, कोल माइनिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। केंद्र इसे माना जाता है डोनेट्स्क, जहां पर इस वक्त पुतिन की सेना जो है हमले लगातार करती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन का ये 5वां सबसे बड़ा शहर है। तो यूक्रेन का 5वां सबसे बड़ा शहर और रूस का बॉर्डर यहां से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और ईरान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इराक में कुर्दिश पार्टी के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया है। और इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के अंधेरे में ईरान की तरफ से इराक के बॉर्डर वाले इलाके पर यह हमला किया गया, जिसके बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। कुर्दिश पार्टी का दावा है कि ईरान के हमले में एक आदमी की मौत हुई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं इस हमले में। और उधर उत्तर कोरिया ने दुनिया की परवाह न करते हुए एक बार फिर मिसाइल का परीक्षण किया। इस वक्त की बड़ी खबर। और इस दौरान तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी यहां पर रही। किम जोंग उन ने देश के लिए परमाणु हथियारों को बहुत जरूरी बताया। इधर नॉर्थ कोरिया से मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें सामने आई। उधर अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान समेत कई देशों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि दावा किया गया कि किम जोंग बेपरवाही से लगातार मिसाइल ताकतों की नुमाइश कर रहे हैं। बताया गया कि उत्तर कोरिया ने नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। खुद किम जोंग उन ने मिसाइल के परीक्षण को देखा। इस दौरान किम जोंग उन ने दावा किया कि परमाणु हथियारों के जरिए उत्तर कोरिया के बच्चों को अमेरिका से बचा सकते हैं। बताया गया कि इस मौके पर पहली बार किम जोंग उन की बेटी भी देखी गई। किम जोंग के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया में अगली पीढ़ी को सत्ता सौंपने की तैयारी की जा रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों की जरूरत पर अजीबोगरीब तर्क दिए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया के बच्चों की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार जरूरी है। किम जोंग उन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब साउथ कोरिया और जापान लगातार नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हथियारों को बढ़ाने का आरोप लगा रहा है और अमेरिका नॉर्थ कोरिया के लिए चेतावनी जारी कर रहा है। तो ज़ैपोरिज़िया की लिए जो लड़ाई है वो बहुत तेज हो गई है। रूस ने एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद बता दें कि यूक्रेन पर हमलों का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि यूक्रेन की तरफ से 19 और 20 नवंबर को आर्टिलरी से हमला किया गया। इस हमले में 12 गोले ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर दागे गए, जिनमें से एक गोला प्लांट की छत पर जा गिरा, जिससे बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन में पिछले 9 महीने से जंग चल रही है। इस युद्ध में चारों तरफ भारी तबाही का मंजर साफ दिखा। रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर प्रहार किया तो उन्हें यूक्रेन की सेना से बड़े पलटवार के जरिए चुनौती मिली। लेकिन इस 9 महीने के युद्ध के बावजूद रूस जंग में किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया। उल्टा वो यूक्रेन के हमलों का वीडियो जारी कर खुद को हो रहे भारी नुकसान का दावा कर रहा है। जंग के मैदान से नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो ज़ैपोरिज़िया का बताया गया, जिसमें जबरदस्त गोलीबारी दिखी। गोलीबारी से एक इमारत में जोरदार धमाके की तस्वीरें भी सामने आई। रूस की सेना ने आरोप लगाया कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन की तरफ से रविवार को 2 बार हमला किया गया। दावा किया गया कि यूक्रेन की तरफ से 12 गोले दागे गए, जिसमें 8 गोले 5वें यूनिट और बिल्डिंग पर गिरी। 3 गोले 4थे और 5वें यूनिट के बीच में गिरी, जबकि 1 गोला प्लांट की छत पर गिरा। दावा किया गया कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट की सप्लाई लाइन पर भी जोरदार गोलीबारी की गई, जिससे प्लांट और इसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ। जो वीडियो सामने आया उसमें पानी के टैंक के पास बड़ा धमाका दिखा।
यानी रूस ने जिस ज़पोरिजिया प्लांट पर कब्जे का दावा किया, अब रूस उसी प्लांट पर यूक्रेन के हमले का आरोप लगा रहा है। Прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерия Вооруженных сил Украины по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. ज़पोरिजिया प्लांट पर हमले का दावा सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आया। इसे लेकर यूक्रेन की तरफ से रूस पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें कहा गया कि 19 और 20 नवंबर की रात ज़पोरिजिया प्लांट के पास बड़ा धमाका हुआ। कहा गया कि रूस की तरफ से 20 नवंबर को 12 ठिकानों पर भारी गोलीबारी हुई। यानी युद्ध में हमलों के साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। और बड़ी खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां पर सेना का दमखम देखने को मिला है। शत्रुनाश युद्ध अभ्यास यहां पर शुरू हो चुका है, जिसमें सेना के जवान अपना दम दिखा रहे हैं। लड़ाकू विमानों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज में ये एक्सरसाइज हो रही है। सेनाओं के हैरत अंगेज करतबों से रेतीली जमीन भी यहां थर्रा गई। और सेना के टैंक मैदान में उतरे तो उनको सपोर्ट देने के लिए एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी तैनात किए गए। राजस्थान के बीकानेर में सेना का युद्धाभ्यास शत्रुनाश किया गया। युद्धाभ्यास की शुरुआत में 2 हेलीकॉप्टर ने जंग के मैदान में बनी दुश्मन की चौकियों की पहचान करने की कोशिश की, जबकि 2 हेलीकॉप्टरों ने कमांडोज और उनके साजो सामान को उतारा। इस दौरान धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। अभ्यास के दौरान चेतक हेलीकॉप्टर से भी जवानों को मैदान में उतारा गया। इनके अलावा रुद्र हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर ने 20 मिलीमीटर की गन से फायरिंग भी की। अपाचे हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के इलाके में मिसाइल गिराई। शत्रुनाश युद्धाभ्यास में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने भी जौहर दिखाया। सेना के T-90, T-72 टैंक, K9 वज्र और सारंग तोपों ने भी दुश्मनों पर गोले बरसाए। जब चीन के साथ विवाद बढ़ा तो उस वक्त इनको वहाँ पे तैनात किया गया और तैनात करने के बाद यहाँ पे इनको अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। ये लगातार फायर करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक साथ कोऑर्डिनेटेड फायर हो रहा है। इस प्रैक्टिस के दौरान वायुसेना के सुखोई विमानों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय सेना अक्सर इस तरह के युद्धाभ्यास के जरिए अपनी ताकत को परखती और निखारती रहती है। और मंगलुरु ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ब्लास्ट के आरोपी शारिक कितार ISIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। कुकर बम का जिक्र इसमें हो रहा है क्योंकि इसे लेकर शारिक पोज देता नजर आ रहा है। आईएसआईएस के सिग्नेचर स्टाइल के साथ ये फोटो आप देखिए। बिल्कुल शारिक की ये फोटो सामने आई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक शारिक आतंकी संगठन ISIS का कट्टरपंथी था। उसके पास कई फर्जी आधार कार्ड मौजूद थे। जब ऑटो में ब्लास्ट हुआ उस वक्त वो बम को कहीं लगाने जा रहा था। उसने कई और जगह प्लांट करने की ये साजिश भी रची थी, जिसकी उसने बाकायदा तैयारी कर ली थी। आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट की जांच अब आपको बता दें NIA को सौंप दी गई है। NIA और IB की टीम पहले ही कर्नाटक पुलिस की जांच में मदद कर रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो रिक्शा ब्लास्ट केस में आरोपी शारिक को पकड़ लिया गया है, जो इस ब्लास्ट में खुद भी जख्मी हुआ था। फिलहाल उसका इलाज मंगलुरु के फादर मुलर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि आरोपी शारिक को साल 2020 में भी आतंकवाद से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। शारिक कुछ वक्त पहले ही जमानत पर बाहर आया था, जिसके बाद मंगलुरु ब्लास्ट केस में उसे फिर से गिरफ्त में लिया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि वो ISIS से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आरोप है कि 2 लोगों को शारिक ने भड़काकर आतंकी संगठन में भी शामिल कराया था। बता दें कि मंगलुरु में शुक्रवार को एक व्यस्त रोड पर ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इसे आतंकवादी साजिश बताया था। पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। तो बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में संदिग्ध आदमी शारिक के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। मंगलुरु में ऑटो रिक्शा में हुए ब्लास्ट में 2 लोग घायल हो गए।
फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने शारिक नाम के आदमी पर शक जाहिर किया है। शारिक से जुड़े कई अहम राज का पर्दाफाश भी हुआ है। आरोप है कि वो कट्टरवादी विचारधारा से प्रभावित था। एक तस्वीर सामने आई जिसमें शारिक ISIS आतंकियों की तरह बम को शरीर पर बांधे दिखाई दिया। सूत्रों के मुताबिक उसने कई फर्जी आधार कार्ड बनवाए। कोयम्बटूर में रहने के दौरान उसने 2 फर्जी आधार कार्ड दिखाए। बताया गया कि शारिक एक आत्मघाती हमलावर नहीं था, बल्कि वो बम लगाने जा रहा था। उसकी कई जगह पर धमाके करने की योजना थी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। इस वक्त ब्लास्ट में घायल हुए शारिक का मंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मंगलुरु में हुए ब्लास्ट केस में पुलिस और अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और साथ ही एक संदिग्ध आदमी को पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है और इस मामले में दर्ज FIR के मुताबिक आपको बता दें कि ब्लास्ट 19 तारीख को शाम 4:40 पर हुआ। ये विस्फोट एक चलते ऑटो में हुआ। रिपोर्ट में 2 लोगों के झुलसने की जानकारी सामने है। इसमें लिखा गया है कि शिकायतकर्ता और संदिग्ध दोनों ही घटना में झुलस गए। इतना ही नहीं, बताया यह भी गया कि विस्फोटकों को एक काले बैग में रखा गया था। और इस मामले में पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत फिलहाल FIR दर्ज कर ली है। और उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को एक महिला ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं थप्पड़ मारने का वीडियो भी अब सामने आया। पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए थे। इस बीच एक महिला आई और मैक्रो के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इससे पहले कि महिला वहां से फरार होती, सुरक्षा कर्मी तुरंत एक्शन में आए और उसे हिरासत में ले लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि महिला मैक्रो सरकार की नीतियों का विरोध करने पहुंची थी। इस बीच जैसे ही वो मैक्रो के नजदीक पहुंची, गार्ड कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसने मैक्रो को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इस बीच महिला ने गार्ड्स के चंगुल से भागने की कोशिश भी की। पूरे मामले में महिला से पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब फ्रांस में राष्ट्रपति को किसी ने थप्पड़ मारा हो। पिछले साल जून में भी भीड़ में मौजूद एक आदमी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। इधर सत्ता में क्या रहेगा? सत्ता में तो हमारा मोदी साहब। मोदी जैसा क्या होने वाला है इस बार? अपने घर से कोई हारता है? हम जब रहने वाले कहाँ के हैं? मैं प्रॉपर बनारस का रहने वाला। अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग त्योहार की तैयारी में जुट गए हैं। यहाँ के चिड़ियाघर प्रशासन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए खास इंतजाम किए। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अब आगे देखते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए धमाकेदार 50। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों को खोजने के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी। मैदानगढ़ इलाके में एक तालाब में शव का सिर होने की आशंका, तालाब के अंदर तलाशी अभियान। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। आरोपी आफ्ताब को लेकर अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के लिए पहुंची पुलिस। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफ्ताब का मंगलवार को होगा नाको टेस्ट। अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब से पूछे जा सकते 50 सवाल। श्रद्धा हत्याकांड मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब नशा तस्करों के संपर्क में था। ड्रग डीलर का पता लगा रही है पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने मुंबई में लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक से 2 घंटों तक पूछताछ की। पुलिस की एक टीम मीरा रोड इलाके में आफ्ताब के घर वालों के फ्लैट में भी पहुंची। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिता पर हॉरर किलिंग का शक। पुलिस सूत्रों का दावा, पिता ने पहली बेटी की पिटाई की, फिर गोली मारकर हत्या की। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिला था लड़की का शव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गायब हुई लड़की का मिला शव। लापता होने के 5 दिन बाद एक गाड़ी से बरामद किया गया शव। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। कई टुकड़ों में कटी महिला के शव को बरामद किया गया।
पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, 3000 रुपए के खातिर की हत्या। शव को 5 टुकड़ों में काटकर तालाब में फेंका। पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पहुंचा कतर। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भाषण देने के लिए कतर ने दिया न्योता। भारत में 2016 से है प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाइयों के नाम पर थी संपत्ति। मध्य प्रदेश के भिंड में हत्या के आरोपी पर एक्शन तेज। बुलडोजर ने स्कूल की इमारत को जमींदोज किया। बच्चे की हत्या के आरोप में पकड़ा गया था संचालक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मामूली बात पर ढाबा मालिक ने एक आदमी को जमकर पीटा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पटना के भेटा में एक लड़के की गोली मारकर हत्या। नाराज परिवार वालों ने सड़क जैम कर किया हंगामा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर राख हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेंगलुरु ब्लास्ट केस में कर्नाटक और तमिलनाडु में पुलिस की छापेमारी। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और आईसिस एंगल से जांच कर रही है सेंट्रल एजेंसियां। ओडिशा के जाजपुर में कराई स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी यात्रियों के लिए बने वेटिंग हॉल में जा घुसी। 2 की मौत। सीएम ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा की। बिहार के वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा। 8 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार के सिवान में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराई थी गाड़ी। महाराष्ट्र के पुणे में हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। एक ट्रक ने हाईवे पर 48 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में कुछ लोग घायल। उत्तर प्रदेश मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार खड़े ट्रैक्टर से टकराई। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। कार सवार 2 लोगों की जलकर मौत हुई। बिहार के सिवान में कुछ बदमाशों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ट्रक के अंदर सो रहे ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। भीषण आग में आसपास के 4 घर जलकर राख हो गए। गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। पंजाब के लुधियाना में एक धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। महाराष्ट्र के थाने में एक कार में लगी भीषण आग। वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाले गए कार सवार। आग में जलकर राख हुई कार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में फूड ऑयल के प्लांट में भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में जमीन विवाद। एक पुजारी परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। करीब 10 हमलावरों ने दुकानों में घुसकर पेट्रोल बम फेंका। आग में बुजुर्ग दंपत्ति 80% झुलसे। हिरासत में 8 आरोपी। मध्य प्रदेश के बैतूल में आंगनबाड़ी भवन के अंदर लगी भीषण आग से हाहाकार मचा। सारे दस्तावेजों सहित सामान जलकर राख हुआ। कुछ लोगों पर आग लगाने का शक। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिसकर्मियों ने फांसी के फंदे से महिला को नीचे उतारा। 6 मिनट से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर मौके पर पहुंचे थे पुलिस के जवान। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में नक्सलियों ने कई जगह की आगजनी। मोबाइल टावर और बस में लगाई आग। अंतागढ़ नारायणपुर स्टेट हाईवे को जाम किया। तमिलनाडु के शिवकाशी में आग से मची अफरा तफरी। भद्रकाली अमन मंदिर के राजगोपुरम मंदिर टावर में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ईडी ने निवेशकों से ठगी के आरोप में शाइन सिटी ग्रुप की 31 करोड़ 24 लाख की संपत्ति अटैच की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। गार्डन में 2 लोग नमाज पढ़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सरकारी स्कूल में संगीत और डांस के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मस्ती करते हुए गणित की पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक लड़के ने एटीएम मशीन तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश की। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों की मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों में कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है तेंदुआ। पाकिस्तान सीमा के पास बीकानेर में युद्धाभ्यास। शत्रु नाश की शुरुआत। भारतीय सेना ने कई टैंक और वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज 3रा दिन। प्रधानमंत्री ने सुरेंद्रनगर में रैली को किया संबोधित। दोपहर करीब 2 बजे जमसूर और फिर 4 बजे नवसारी में रैली को करेंगे संबोधन।
एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप। बीजेपी ने वीडियो जारी कर बोला हमला, कहा टिकट के लिए मांगे गए 80 लाख रुपए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी किया था। अरुण गोयल ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रपति ने अरुण गोयल की नियुक्ति की दी थी मंजूरी।